तो हम देख रहे थे धारा 16 के बारे में कि वो किस प्रकार डिवोल्व होगी। तो धारा 16 है वो धारा 15 के बारे में है कि धारा 15 की उपधारा 1 में उल्लेखित दायदों में से पहली प्रविष्टि में कि दायदों को किसी भी अनुवर्ती मतलब पहले जो प्रविष्टि है या पहले जो क्लास है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद वालों पे ये, और जिस लाइन में वो लोग सभी आ रहे हैं उन सबको बराबर बराबर अंशदायी होंगे और मतलब सभी को बराबर बराबर दिया जाएगा। नियम 2 कहता है यदि निर्वसियत का कोई पुत्र या पुत्री अपनी ही कोई संतान निर्वसियत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसियत से पूर्व ही मर जाता है, मतलब उस महिला जिसकी निर्वसियत मृत्यु हुई है उससे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे पुत्र या पुत्री की संतान परस्पर वह अंश लेगी जिसे कि यदि वह निर्वसियत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र और पुत्री जीवित होता तो होती, तो वह लेता या लेती। इसका मतलब हो गया कि यदि कोई ऐसी स्थिति में उसका जो पूर्व मृत पुत्र पुत्री हैं तो उनकी संतान को भी संपत्ति में अधिकार होगा, और वो संपत्ति में अधिकार अंश जो लेंगे वो बराबर बराबर उस आधार पे लेते रहेंगे। तीसरा जो नियम है वो धारा 15 की सबक्लोज 1 के खंड बी डी, तो ये नियम है धारा 15 के उपखंड 1 बी डी और ई में और उपधारा 2 के निर्दिष्ट दायदों को निर्वसियत की संपत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यायगत होगी जो कि यदि संपत्ति यथास्थिति पिता की या माता की या पति की होती है और निर्वसियत की मृत्यु के अव्यवहारिक पश्चात उस बाबत संपत्ति की बाबत निर्वसियत रह कर ऐसा व्यक्ति मर जाता है तो लागू होगी। अब एक महत्वपूर्ण धारा अपन ये देख रहे हैं जो कि उत्तराधिकार संबंधी साधारण उपबंध देती है। सेक्शन 18 के बारे में धारा 18 क्या कहती है? जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सक्सेशन फुल ब्लड प्रिफर्ड टू हाफ ब्लड, मतलब सगी नातेदारी को सौतेले नातेदारी पर प्रेफरेंस या प्राथमिकता या अधिमान प्राप्त होगा यदि निर्वसियत से सगा नाता रखने वाले दायदों की नातेदारी का स्वरूप अन्य बात के संबंध में एक समान हो तो निर्वसियत से सगा नाता रखने वाले दायदों को सौतेले नाता रखने वाले दायदों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा। मतलब ये है कि जो यदि रिश्तेदारी या ये दायद हैं या ये कहें कि उनके जो रिलेशनशिप है वो यदि रियल हैं या ये कहें कि सौतेले नहीं हैं तो फिर सौतेले और अन्य जो मतलब अन्य हर बात के संबंध में यदि समान है तो सौतेला जो रिश्तेदार या ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या स्टेप जो रिलेशंस हैं उनकी बजाय जो रियल है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा सेक्शन 18 में बताया गया है। अब हम सेक्शन 19 की बात करते हैं जिसमें ये कि मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर्स, 2 या अधिक दायदों के उत्तराधिकार का ढंग। जब 2 या अधिक दायद मतलब जो हिस्सा लेने वाले हैं दायद निर्वसित की संपत्ति से एक साथ उत्तराधिकार होते हैं तो वे संपत्ति को इस अधिनियम के अभिव्यक्त रूपण अथवा उपबंधित को छोड़कर
व्यक्तिपरक व्यक्तिपरक मतलब पर कैपिटा, न कि पितृपरक एंड नोट पर स्टेप आधार पर लेंगे। सामान्यतः जो अभोगियों हैं के रूप में, न कि जॉइंट अभोगी के रूप में नहीं, मतलब एज ए टेनेंट इन कॉमन एंड नॉट एज ए जॉइंट टेनेंट। तो ये सेक्शन 19 हमें इस बारे में बताती है। अब सेक्शन 20 की बात करेंगे हम, जिसमें है कि राइट ऑफ चाइल्ड इन्वॉल्व, मतलब जो बच्चा जन्म लिया नहीं, जन्म लेगा और गर्भ में है, उसके अधिकार के बारे में सेक्शन 20 में बताया गया है। जो बालक निर्वसित की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो कि जीवित पैदा हो गया तत्पश्चात, मतलब जब निर्वसित की मृत्यु हुई तब तो वो गर्भ में था, लेकिन वो निर्वसित की मृत्यु के पश्चात जीवित जन्म उसने लिया है। निर्वसित के संपत्ति के भाग के विषय में उसके वही अधिकार होंगे जो कि यदि वह निर्वसित की मृत्यु से पूर्व, मतलब निर्वसित की मृत्यु से पूर्व यदि वो जन्म ले लेता तो उसके होते ऐसी अवस्था में संपत्ति निर्वसित की मृत्यु की तारीख से प्रभावशील होकर उसमें निहित समझी जाएगी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया और निर्वसित जो की मृत्यु के बाद वो जन्म लेता है, लेकिन वो जब निर्वसित की मृत्यु हुई उस टाइम वो गर्भ में था, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको वही हिस्सेदारी, वही ना, मतलब संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। यदि वो उसे निर्वसित की जब उसकी मृत्यु नहीं होती उससे पूर्व यदि वो जन्म ले लेता तो वो हिस्सेदारी जो मिलती उसको, वो हिस्सेदारी उसकी जीवित जन्म लेने के बाद भी मिलेगी, ऐसा सेक्शन 20 में बताया गया है। अब हम सेक्शन 21 के बारे में मानते हैं। प्रिजम्पशन इन केस ऑफ द स्टिमुलेटेड डेथ, कि समसामयिक मृत्यु के संबंध में क्या प्रिजम्पशन, क्या अवधारणा है। जहाँ दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हैं जिनमें कि यह संदिग्ध है कि वह उनमें से कौन या कोई, और यदि कोई रहा है तो कौन सा पहले या कहें कि दूसरे की अपेक्षा उत्तरजीवी रहा है। जहाँ जब तक कि वह प्रतिकूल सिद्ध न हो जाए तो संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए अवधारणा यही की जाएगी कि कनिष्ठ या ये कहें कि छोटा जो है या कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा है। मतलब ये हुआ है कि कई बार होता है कि कोई हादसे में मान लो 2 लोगों की मृत्यु हो गई तो कौन किसका उत्तराधिकारी है, तो ऐसा माना जाता है कि यदि स्पष्ट जानकारी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कनिष्ठ से पूर्व वरिष्ठ की डेथ हुई होगी, मृत्यु हुई होगी, उसके बाद में जो क्योंकि डेथ हो गई है इसका मतलब जो छोटा है या कनिष्ठ है उसको संपत्ति में पहले अधिकार चले जाते हैं। ऐसा सेक्शन 21 के तहत दर्शाया गया है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि एक साथ कोई डेथ होती है और डेथ में यदि बड़ा भी है और छोटा भी साथ में, या कहीं कि पिता और पुत्र है या 2 भाई है या और कोई जो भी है रिश्तेदारी, तो उसको कनिष्ठ से पूर्व वरिष्ठ की मृत्यु मानते हुए वरिष्ठ की संपत्ति में कनिष्ठ को हिस्सेदारी दी जाएगी।